ये उस वक्त की बात है जब मेरे पास कोई काम धंधा नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं काम ढूंढ नहीं रहा था, सच ये है कि काम मिल नहीं रहा था। थोड़े वक्त बाद जब हर किसी ने पैसे उधार देने बंद कर दिए, तब सोचा कि अब तो कोई भी काम कर लूंगा, चाहे चौकीदारी का ही क्यों ना हो। मेरे घर के पास ही एक मॉल है, सोचा क्यों ना वहां जाकर कोई काम ढूंढा जाए। मैं कई बार इस मॉल में आ चुका हूं, यहां शॉपिंग भी की है, लेकिन आज मैं यहां इन दुकानों में खरीदारी करने नहीं, बल्कि यहां नौकरी ढूंढने के लिए आया था। सबसे अजीब तब लगा जब मुझे अंदर घुसता देख सेल्समैन और सेल्स गर्ल्स मुझे कस्टमर समझकर मेरे पास दौड़े दौड़े आते। फिर जब मैं उन्हें बताता कि मैं यहाँ नौकरी ढूंढने आया हूं, उनके चेहरे की सारी रंगत और मुस्कुराहट काफूर हो जाती। पूरी दोपहरी ये सभी दुकानों का चक्कर काटने के बाद भी कोई उम्मीद नहीं दिखी। शाम होने को आ गई और मैं मॉल के एंट्रेंस पर हताश होकर बैठा हुआ था जब मुझे किसी ने आवाज लगाई, सर, यहां बैठना अलाउड नहीं है। मैंने नजर उठाकर देखा, सामने एक 30-35 साल का आदमी मुझे देख रहा था। उसके कपड़ों से मिडिल मैनेजमेंट की बू आ रही थी। सर, आपको शॉपिंग करनी है तो अंदर जाइए, पर यहां बैठना मना है। मैं शॉपिंग करने नहीं आया, मैंने हिचकते हुए कहा। मैं यहां नौकरी ढूंढने आया था। नौकरी, ये लफ्ज सुनते ही उसकी आंखें अचानक से चौड़ी हो गईं। थोड़ी देर बाद मैं उसके ऑफिस में बैठा हुआ था और वो मैनेजर, जिसका नाम हिमांशु था, मुझे मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ऑफर कर रहा था। सैलरी है 15,000 और 7 घंटे की शिफ्ट है। हफ्ते में 6 रात काम करना है और छुट्टी के पैसे कटेंगे। 1 मिनट, मैंने उसे रोका। रात? वो थोड़ा सा रुका और मेरी तरफ देखते हुए बोला, हाँ, नाइट शिफ्ट है ना, रात 11 से सुबह 7 तक। और इसके बाद वो फिर से शुरू हो गया। ये सिक्योरिटी रूम है, यहाँ पूरे मॉल के कैमरास का फीड आता है। कैमरा हर 15-30 मिनट में चेक कर लेना और 1 घंटे के इंटरवल में पूरे मॉल का राउंड लगाना। सुनने में सब कुछ बेसिक लग रहा था, लेकिन उसका एक लास्ट इंस्ट्रक्शन मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। ये जो एस्केलेटर्स और प्ले एरिया है ना, यहाँ पे थोड़ी नजर रखना, वहां ना कभी कभी कुछ चीजें होती रहती हैं। कैसी चीजें? मैंने उससे कैजुअली पूछा। अरे, ये पास में गांव है ना, यहाँ के कुछ लौंडे शैतानी करने की कोशिश करते हैं, दारू पी के घूमते रहते हैं बाहर। उसने बड़े कैजुअली हाथ हिलाते हुए बोला, पर उसकी टोन मुझे थोड़ी अजीब लगी, जैसे वो शायद कुछ और बोलना चाह रहा था। ये मेरा इंटरव्यू था, जिसके खत्म होने के बाद उसने मुझसे पूछा, अच्छा सुनो, तुम आज रात से ही शुरू कर सकते हो क्या? ये सुनकर मैं चौंक गया। ये लोग मुझसे भी ज्यादा डेस्परेट थे। जो भी हो, मकान मालिक मेरे सर के ऊपर रोज तांडव कर रहा था, तो मैंने भी ज्यादा नहीं सोचा और हाँ बोल दिया। रात के 10 बजे मैं मॉल के पार्किंग लॉट में खड़ा था। दिन के समय यहाँ गाड़ियों की भीड़ होती थी, लेकिन अब ये जगह ऑलमोस्ट खाली थी। मूवी थिएटर अंदर था नहीं, इसीलिए लोग यहाँ ज्यादा रुकते नहीं थे। लाइट्स ब्लिंक कर रही थीं और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। मॉल मेरे सामने था और सच कहूं तो एक पल के लिए लगा कि मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। कुछ तो गलत सा महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने अपने दिमाग को याद दिलाया कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैं मॉल के अंदर गया। हिमांशु मेरा वेट कर रहा था। अरे, आ गए? मुझे तो लगा था शायद आओगे नहीं। ये कहकर उसने मुझे सिक्योरिटी रूम की चाबी थमा दी और खुद मॉल से तेजी से निकल गया। वो इतनी तेजी से गया कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, पर मैं भी सुबह अपनी शिफ्ट खत्म करके इसी तेजी से भागने के बारे में सोच रहा था। सिक्योरिटी ऑफिस एक छोटा सा रूम था। 2-3 बड़े टीवी जैसे मॉनिटर्स पर पूरे मॉल के कैमरा फीड आ रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। एस्केलेटर्स रुके हुए थे, स्टोर्स के अंदर अंधेरा था और कॉरिडोर्स एकदम सुनसान पड़े थे। इतने में मेरे पीछे एक आवाज हुई। मैं चौंक गया। पीछे देखा तो ब्लू यूनिफॉर्म पहने एक 40-45 साल का आदमी खड़ा मुझे ही देख रहा था। आप कौन? मैंने पूछा। मेरा नाम हरीश है, मैं हाउसकीपिंग में हूं सर। आपने आज ही ज्वाइन किया है ना? हिमांशु सर बता रहे थे। हाँ, आज से ही। पर मॉल में बंद होने के बाद हाउसकीपिंग का क्या काम है? वो बोला, सुबह मॉल साफ सुथरा चाहिए होता है ना सर, बस पूरे मॉल को साफ करके निकल जाऊंगा मैं।
पर अचानक वो थोड़ा सा सीरियस हो गया। आपको तो यहाँ अकेले रहना है ना सर, एक काम करो आप ये रखो। और ये कहकर उसने अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाल के मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उस कागज को देखा। एक A4 साइज की शीट पे हाथ से कुछ नियम लिखे थे। ये मॉल के नियम हैं सर, इन्हें हर हाल में फॉलो करना। मैंने कागज को देखा। नियम नंबर 1, कैमरा हर 15 से 30 मिनट में चेक करो, लेकिन फुटेज को ज्यादा देर तक मत देखना। नियम नंबर 2, आधी रात के बाद दुकान में रखे मैनेकिन्स की तरफ मत देखना, और अगर किसी मैनेकिन की पोजीशन बदली मिले तो वो एरिया तुरंत छोड़ देना। नियम नंबर 3, अगर किसी ड्रेसिंग रूम या वॉशिंग रूम से किसी के रोने की आवाज आए तो चेक करने अंदर मत जाना। नियम नंबर 4, प्ले एरिया से बच्चों की हंसी की आवाजें आएंगी, उस पर ध्यान मत देना और वहां ज्यादा देर मत रुकना। नियम नंबर 5, राउंड मारते वक्त अपनी घड़ी बार बार चेक करो, अगर टाइम पहले से कम मिले तुरंत सिक्योरिटी ऑफिस लौटाओ। नियम नंबर 6, सुबह 6 बजे से पहले मॉल छोड़ने की कोशिश मत करना, वरना कोई चीज तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हारे घर तक पहुंच सकती है। इसके बाद और भी कई सारे नियम लिखे थे, लेकिन ये 6 नियम पढ़ते ही मेरा दिमाग घूम गया। हरीश जी क्या बकवास है ये, मैंने उस आदमी से पूछा, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। मैं सिक्योरिटी रूम से बाहर निकला, झांका, पूरे मॉल में मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। हरीश जी, हेलो, अरे किधर गए? मैंने आवाजें भी लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं चुपचाप आकर सिक्योरिटी रूम में बैठ गया। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि एक राउंड पर जाना चाहिए। हरीश के नियम पढ़ के अजीब तो लग रहा था, लेकिन फिर लगा हो सकता है कोई घटिया इंसान हो जो किसी नए जॉइनी से मजे ले रहा हो। वैसे भी काम तो करना ही था। मैंने ऑफिस में रखी टॉर्च उठाई और राउंड पर निकल गया। राउंड पे रात के वीराने में मॉल के अंदर हर चीज अजीब लग रही थी। लाइट्स का फ्लिकर करना, मैनेकिन्स का बेजान खड़े रहना और कॉरिडोर्स का ज्यादा लंबा लगना। चलते चलते मैं एक क्लोथिंग स्टोर के पास रुक गया। उसका गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने फ्लैशलाइट से अंदर देखा तो कोई नहीं था, बस कुछ मैनेकिन्स खड़े थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर तभी एक मैनेकिन सडनली हिला। मैं अपने आप एक कदम पीछे हट गया, पर मैंने फिर से उस पर टॉर्च की रोशनी मारी, लेकिन अब वो वापस नॉर्मल पोजीशन में था। मैं थोड़ी देर तक वहां खड़ा रहा, लेकिन फिर मुझे याद आया नियम नंबर 2, दुकान में रखे मैनेकिन्स की तरफ मत देखना, और अगर किसी मैनेकिन की पोजीशन बदली मिले तो तुरंत वो एरिया छोड़ देना। बस मैंने तुरंत टॉर्च वहां से हटाई और उस दुकान से नजर बचा के तेजी से आगे निकल गया। कॉरिडोर काफी लंबा था और मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो मेरी छाती से बाहर आ जाएगा। और तब मैंने सुनी वो आवाज, जैसे फर्श पर कोई भारी प्लास्टिक और लकड़ी खिसक रही हो। मेरे कदम अचानक से रुक गए और साथ ही रुक गई वो आवाज। मुझे शक तो था कि ये आवाज किस चीज की है, लेकिन फिर भी अपने शक को पक्का करने के लिए मैंने अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखा। वही मैनेक्विन मुझसे 10 फीट दूर कॉरिडोर में खड़ा था। मेरे मुंह से अपने आप ही एक चीख निकली और मैं बदहवास होकर वहां से भाग निकला। भागते भागते मैं थोड़ी दूर पर आकर रुका। मेरी सांस किसी ट्रेन की तरह चल रही थी। सर्दी के मौसम में भी पसीने से मेरी शर्ट भीग चुकी थी। और तभी मुझे सुनाई दी एक हंसी की आवाज, जैसे कोई छोटा बच्चा मेरे पीछे खड़ा हंस रहा हो। मैंने ध्यान दिया, मैं प्ले एरिया पर आ चुका था। ये जगह पूरी तरह से खाली थी, लेकिन एक बच्चे की आवाज हंसी की हवा की तरह बहती हुई कभी यहां से आती तो कभी वहां से। और तब मुझे याद आया नियम नंबर 4, प्ले एरिया से बच्चों की हंसी की आवाज आएगी, उस पर ध्यान मत देना और वहां ज्यादा देर रुकना मत। दिल का धड़कना फिर से चालू हुआ और मेरे पैर हरकत में आए। मेरे भागते ही वो हंसी की आवाज और तेज हुई, जैसे किसी को मेरे खौफ में मजा आ रहा हो। मैं भागा और सीधा एक वॉशरूम के अंदर जा पहुंचा। वहां वॉश बेसिन के सामने जाकर आईने में खुद को देखते हुए जल्दी जल्दी पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारे। क्या ये कोई सपना है या वो हरीश मुझसे मजे ले रहा है? मैं ये सोच ही रहा था कि बाथरूम के एक स्टॉल में से किसी के रोने की आवाज आने लगी, जैसे कोई लड़की सुबक सुबक के रो रही हो। मैं पलटा और मैंने देखा
स्टॉल के नीचे की जगह से किसी की टांगें दिख रही थी। मेरी जान में जान आई। मैं इस मॉल में अकेला नहीं था। मेरे कदमों ने आगे बढ़ने की हिमाकत की, लेकिन तभी मुझे याद आया नियम नंबर 3। अगर किसी ड्रेसिंग रूम या वॉशिंग रूम से किसी के रोने की आवाज आए तो अंदर चेक बिल्कुल मत करना। मैं तुरंत पीछे हटा और वॉशरूम से बाहर आ गया। अब मुझे लग रहा था कि मैंने इस मॉल में नौकरी लेकर गलती कर दी, लेकिन अब मुझे राउंड पूरा नहीं करना था। मैं लगभग दौड़ते हुए ही सीधा सिक्योरिटी रूम के बाहर जाकर रुका। अंदर बैठकर मुझे चैन आया। मैंने एक नजर मॉनिटर्स पे मारी। मॉल में कहीं भी कोई नहीं दिख रहा था। मैंने उस कॉरिडोर को देखा जहां मुझे वो मैनेक्विन मेरे पीछे खड़ा दिखा। वहां अब कोई नहीं था। मेरी सांसें मेरे काबू में आई तो मैंने हरीश का दिया वो कागज फिर से निकाला और पढ़ना शुरू किया। आगे अभी और भी नियम लिखे थे। नियम नंबर 7, आपके साथ कुछ भी हो आपको राउंड पूरे करने पड़ेंगे। हर 1 घंटे में 1 राउंड। अगर राउंड के लिए नहीं निकलेंगे तो जिस कमरे में भी बैठेंगे उसकी दीवारें एक एक करके गायब होने लगेंगी। शिट, मतलब मुझे फिर से बाहर जाना पड़ेगा। भाड़ में गई नौकरी, मैं घर चला जाऊंगा। पर तभी मुझे याद आया नियम नंबर 6। सुबह 6 बजे से पहले मॉल छोड़ने की कोशिश मत करना, वरना कोई चीज तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हारे घर तक पहुंच सकती है। मैं अब सुबह के 6 बजे तक इस मॉल में फंस चुका था। खैर, मैंने आगे का कागज पढ़ना शुरू किया। नियम नंबर 8, अगर कोई मैनेक्विन आपके पीछे चलते हुए आने लगे, भूल कर भी उसकी तरफ मत देखना। उसे अनदेखा करके चले जाओगे तो वो भी चला जाएगा, लेकिन अगर आपने उसे देख लिया तो वो आपके पीछे आने लगेगा। मैंने इरिटेशन में अपने हाथ अपने सर पे देके मारे। मेरी नजर सामने मॉनिटर पर गई और मेरा दिल किसी पत्थर की तरह नीचे जा बैठा। इस वक्त वो मैनेक्विन मेरे दरवाजे के उस पार खड़ा था। मैंने तुरंत फोन निकाला और हिमांशु को फोन लगाने लगा, लेकिन कॉल कभी कनेक्ट ही नहीं हुई। उसके बाद मैंने न जाने कितने नंबर लगाए, लेकिन एक भी कॉल कहीं कनेक्ट नहीं हुई। तंग आकर मैंने फोन सामने टेबल पे फेंक मारा। इसी के साथ मेरी नजर मॉनिटर पर गई। मैनेक्विन अब वहां नहीं था, लेकिन कुछ और चीज दूसरे कैमरा में होती दिखी। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने वाले एस्केलेटर अपने आप चल रहे थे। मैंने फिर से हरीश के दिए नियम उठाए और पढ़ने लगा। नियम नंबर 9, सिक्योरिटी रूम के दरवाजे पे दस्तक हो तो दरवाजा मत खोलना। जरूरी नहीं कि जो आपको आवाज लगा रहा हो वही दरवाजे के उस पार हो। नियम नंबर 10, कभी भी भूल कर इस मॉल से कोई चीज अपने घर लेके मत जाना। बस यहीं पर वो नियम खत्म हो गए। मैं इनके बारे में सोच ही रहा था कि इतने में एक हल्के सा अलार्म ने मेरा ध्यान खींचा। ये मेरे फोन में बज रहा था। मैंने ही इसे शिफ्ट की शुरुआत में सेट किया था कि हर घंटे में मुझे एक राउंड पे जाना है। हिम्मत तो मेरी बिल्कुल नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे नियम नंबर 7 याद आ गया। राउंड पर तो जाना ही पड़ेगा। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला। मॉल का खालीपन और सन्नाटा अब और भी अजीब लग रहा था। मुझसे थोड़ी ही दूर पर वही एस्केलेटर था जो अभी भी चल रहा था। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। प्ले एरिया को इग्नोर करते हुए मैं चलता रहा। वो हंसी की आवाज फिर से आई। वहां से दूर चलने के बाद कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ दुकानों में थोड़ी हलचल होती दिखी, लेकिन मैंने जानबूझकर ना ही टॉर्च मारी और ना ही अंदर झांकने का सोचा। चलते चलते मुझे मेरे सर में अचानक हल्कापन महसूस हुआ, जैसे चक्कर आ रहे हों। मॉल का लगभग एक पूरा चक्कर मैं मार चुका था। मैंने टाइम चेक किया, 4:30 बज रहे थे। मैं चौंक गया। मुझे अच्छे से याद था कि मैंने अराउंड 5 बजे शुरू किया था और मुझे याद आया नियम नंबर 5, राउंड मारते वक्त अगर टाइम पहले से कम मिले तो तुरंत सिक्योरिटी ऑफिस लौट जाओ। सच बताऊं तो मैं खुश हो गया। मुझे सिक्योरिटी रूम में लौटने का बहाना मिल गया था। मैंने कदमों में तेजी बढ़ाई और सीधा सिक्योरिटी रूम पहुंच गया। अंदर घुसते ही सबसे पहले टाइम देखा, 5:30 हो रहे थे। मेरी जान में जान आई। दरवाजे को अंदर से लॉक किया और मॉनिटर को घूरने लगा। एक दुकान के अंदर थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि कैसे लाइट की हर फ्लिकर के साथ उसके अंदर के मैनेक्विन अपनी जगह बदल रहे थे। फूड कोर्ट में रखी मेज और कुर्सियां भी अपने आप ही खिसक रही थी। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। सर जी, आप ठीक हो? बुढ़ा वापस आ गया था। मेरे मन में आया कि इसे अंदर खींच के ढेर सारी गालियां दूं। मैं कुर्सी से उठा और दरवाजे के नॉब की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी मुझे याद आया नियम नंबर 9, जरूरी नहीं कि जो आपको आवाज लगा रहा हो वही दरवाजे के उस पार हो। मैंने अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लिया, लेकिन दस्तक
होती रही। सर जी दरवाजा खोलिए, आप ठीक तो है ना? मैंने कैमरास चेक किए। हॉलवे खाली था और खास करके सिक्योरिटी रूम के दरवाजे के बाहर कोई नहीं खड़ा था। लेकिन दस्तक और तेज होती गई। उसके बाद वो आवाज हरीश से एक औरत की आवाज में बदल गई। मैं इस आवाज को जानता था। ये मेरी मां की आवाज थी। मैंने जवाब नहीं दिया, पर मेरा पूरा जिस्म अच्छे से कांप रहा था। मेरी मां मुझे दरवाजा खोलने को बोलती रही और मॉनिटर में दरवाजे के पार कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद एक हंसी की आवाज आई और उसके बाद शांति। मुझे लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगा। रात काफी स्लो चल रही थी। हर नॉक, हर साउंड एक टेस्टिंग फेज लग रहा था। आखिरकार मेरी घड़ी में 6 बजे का अलार्म बजा और तब मुझे दरवाजे पे एक और दस्तक सुनाई दी। सर जी ठीक तो हो? 6 बज गए। ये हरीश की आवाज थी। सबसे पहले मैंने कैमरा चेक किया। बुढ़ा वाकई में वहीं खड़ा था। मैंने हल्के हल्के दरवाजा खोला। अजीब लगा? उसने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने बस सर हिलाया, लेकिन एक सवाल मुझे अभी भी परेशान कर रहा था। ये नियम ये आपने लिखे हैं? हरीश के चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा सा बदल गया। आपके आने से पहले भी बहुत लोग यहाँ रह चुके हैं। उन सबके साथ जो भी हुआ था, उन सबको मिला जुला के ये नियम बनाए गए हैं। ध्यान रखना, काम आएंगे। इसके बाद वो मुड़ा और वहां से चला गया। मैंने अपना सामान उठाया और ऑफिस से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी मुझे कुछ याद आया। मैंने प्रिंटर में से एक खाली कागज निकाला, उस पर अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा और मैं मॉल से वापस आ गया। घर आकर मैं जाकर बिस्तर पर सीधा लेट गया। मेरी आंख शाम के 7 बजे खुली। मेरे पास अब कोई नौकरी नहीं थी। हिमांशु का एक मिस्ड कॉल मेरे फोन में पड़ा था। शायद वो समझ चुका था कि मैं भी वापस नहीं आऊंगा। पूरी रात मैं घर पे पड़ा रहा। खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। रात के 1 बजे मुझे ख्याल आया कि मुझे सो जाना चाहिए। मैं अपने बिस्तर में लेटा और आंखें बंद करने लगा, लेकिन वही आवाजें और वही नज़ारे मेरी आंखों के सामने घूमने लगे। और इतने में मुझे आवाज़ फिर से सुनाई दी। प्लास्टिक और लकड़ी जैसे ज़मीन पर घिस रहे हों। मैं चौंक कर उठा। डरते डरते मैंने खिड़की से बाहर झांका। मेरी सांस अटक गई। वही मैनिक्विन मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा था। पर ऐसा क्यों हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तभी मेरा हाथ मेरी जैकेट की जेब के ऊपर गया। मेरी जेब में कुछ था, वही कागज जिस पर वो 10 नियम लिखे थे, जिसे मैं मॉल से अपने साथ ले आया था। और तब मुझे याद आया, नियम नंबर 10।